अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मेडिकोस बीकन। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमने 9th क्लास बायोलॉजी न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 6 शेयर करने वाली हूँ। इस लेक्चर को मैं आपके साथ बहुत ही ईजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। साइंसदान किसी भी किस्म की रिसर्च कंडक्ट करने से पहले या जो भी साइंटिफिक वर्क है उसको करने से पहले डिफरेंट स्टेप्स को अप्रोच करते हैं, डिफरेंट तरह के स्टेप्स लेते हैं। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड्स और इन स्टेप्स को, इन तरीकों को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। ये साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपने इतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेनी है। फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च, अब वो हमें बता रहे हैं कि बायोलॉजिकल रिसर्च जो कि हर साल कंडक्ट करवाई जाती है, दी स्टेप्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। और इन्हीं साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। ये उसी टर्म का एक और नाम है जिसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। अब जो साइंटिफिक मेथड है, जिस तरीके से रिसर्च की जाती है, अब रिसर्च करने का मकसद क्या होता है? या तो किसी मसले का हल निकालना, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर है, या प्लांट से रिलेटेड कोई डिजीज़ हैं जो कि प्लांट्स की फसलों की पैदावार को मुतासिर कर रही हैं, या इंसानों के अंदर कोई ऐसी ख़ास किस्म की बीमारी फैल गई है जिससे बड़े पैमाने पर इंसानियत मुतासिर हो रही है। तो इस किस्म के जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकालने के लिए जो रिसर्च वगैरह कंडक्ट करवाई जाती है, तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि ये रिसर्च कंडक्ट करवाने के लिए कौन से स्टेप्स साइंसदान फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन कहते हैं पहचानने को, यानी साइंटिफिक प्रॉब्लम की पहचान करना। सबसे पहले साइंटिस्ट किसी मसले या सवाल को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्या प्लांट्स को बिना लाइट के ग्रो किया जा सकता है, ये एक उनकी रिकॉग्निशन हो जाती है साइंटिफिक प्रॉब्लम की। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हम कहते हैं मुशाहिदा करना। इसमें साइंटिस्ट इन्वायरमेंट या एक्सपेरिमेंट करके मुशाहिदा करते हैं, वो देखते हैं कि नेचुरली क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम कहते हैं अंदाज़ा लगाना। अब वो एक अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस कहते हैं कि मुझे लगता है कि प्लांट्स लाइट के बगैर ग्रो नहीं कर सकते। ये एक हाइपोथेसिस है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है डिडक्शन, यानी नतीजा निकालना। हाइपोथेसिस की बेस पर साइंटिस्ट कुछ एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं। अगर ये हाइपोथेसिस सही है तो क्या होना चाहिए, मतलब वो एक नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या प्लांट्स बिना लाइट के ग्रो कर पाएंगे या नहीं, या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एक्सपेरिमेंट, यानी तजुर्बा करना। अब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या उसका अंदाज़ा जो उसने लगाया है वो सही है या नहीं। उसके लिए फिर वो डिफरेंट ग्रुप्स में प्लांट्स को डिवाइड कर लेते हैं। कुछ को वो लाइट देकर ग्रो करवाने की कोशिश करते हैं और कुछ को वो इंडोर रख देते हैं जो कि लाइट के बगैर होते हैं। और इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए जाते हैं जिन पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए जाते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो है रिजल्ट्स, जिसको हम कहते हैं नतीजा। आखिर में रिजल्ट से एनालाइज किया जाता है कि क्या हाइपोथेसिस सही था या गलत। अगर तो हाइपोथेसिस ट्रू हुआ तो यानी कि हाँ जी वाकई ही लाइट जो है वो नेसेसरी है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो वो रिजल्ट्स जो है वो अप्रूव हो जाते हैं। और अगर वो देखते हैं कि बिना लाइट के ही प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो उनका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है और रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव आते हैं। तो बारी बारी हम इन्हीं स्टेप्स को आगे भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करने से पहले ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि इन ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस, के साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड। हर साल नई चीज़ें दरियाफ्त होती रहती हैं। एंड ओल्ड थेरीज आर मॉडिफाइड और रिप्लेस्ड विद बेटर वंस। और जो ओल्ड थेरीज होती हैं, या थेरीज क्या होती हैं, बेसिकली थ्योरीज होती हैं डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी कोई अंदाज़ा या हाइपोथेसिस नहीं होती है, बल्कि ये हाइपोथेसिस के टेस्ट होने और फिर उनको बार बार उसी बात के साबित होने के बाद बनती है। यानी अगर हम इसको सादा अल्फाज में समझें, थ्योरी वो आइडिया या वो वजाहत है जो कि कई लोगों ने तजुर्बात और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करने के बाद की होती है।
और वक्त पढ़ने के साथ साथ वो सही साबित हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेल थ्योरी, तो ये कहती है कि हर जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है, और ये जो थ्योरी थी वो साइंटिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा मुशाहिदात करने के बाद बनाई थी। चलें अब देख लेते हैं सबसे पहला स्टेप, रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। कहते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं यानी पहचानते हैं, एंड डिफाइन और वजाहत करते हैं एक साइंटिफिक प्रॉब्लम की, स्पेसिफिक इशू और फिनोमेना दैट साइंटिस्ट वांट टू इन्वेस्टिगेट, जिस पर साइंसदान तहकीक करना चाहते हैं। सच प्रॉब्लम इज ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन द बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। अब ये जो मुशाहिदा या प्रॉब्लम जो है ये साइंटिस्ट के दिमाग में वो खुद से भी आ सकती है, या कोई उससे पूछ भी सकता है इस किस्म का कोई सवाल, या ये सवाल बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से भी आ सकता है जिसको वो इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो हमें एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि अ बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट इन एन एरिया आर ग्रोइंग टॉलर देन द यूजुअल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब एक साइंसदान, एक बायोलॉजिस्ट ये नोटिस करता है कि एक एरिया के जो प्लांट हैं वो दूसरे इर्द गिर्द के जो प्लांट्स हैं उनसे ज़्यादा ग्रोथ उनकी हो रही है, वो ज़्यादा टॉलर हैं। ही डेवलप्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। अब वो इस बात को एक साइंटिफिक प्रॉब्लम के तौर पे अखज़ करता है, इस प्रॉब्लम को समझता है कि व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स, के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो कि वजह बन रही है टॉलर इन प्लांट्स के ग्रोथ का, यानी ये प्लांट्स को क्या चीज़ ग्रो करने में मदद दे रही है। दिस प्रॉब्लम बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ साइंटिफिक इंक्वायरी। और यहाँ से वो कहता है कि जो साइंटिफिक इंक्वायरी है या उसकी जो तशखीस का आगाज़ है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यानी उसकी जो साइंटिफिक रिसर्च का एक मेन उसको पॉइंट मिल जाता है, एक बात उसको मिल जाती है जिस पे वो रिसर्च कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया मुशाहिदे को कहते हैं। साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट जो हैं साइंसदान वो मुख्तलिफ मुशाहिदे करते हैं अबाउट द प्रॉब्लम, जो भी मसला उन्होंने दरियाफ्त किया उसके बारे में। दे यूज़ 5 सेंसेस। अब उसके लिए वो 5 सेंसेस अपनी सोचने की सलाहियत, चखने की सलाहियत, देखना सुनना, ये तमाम 5 सेंसेस जो है इनका इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करने के लिए। दे ऑल्सो रीड एंड स्टडी प्रीवियस रिसर्चेस। वो इस अगर जो साइंटिफिक प्रॉब्लम उन्होंने दरियाफ्त की है या जो साइंटिफिक प्रॉब्लम उनके माइंड में आई है उससे रिलेटेड वो प्रीवियस रिसर्चेस, यानी पहले से अगर उस प्रॉब्लम पे काम हुआ है तो उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम, या उसी प्रॉब्लम पे या उससे मिलती जुलती किसी प्रॉब्लम से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकें और उनको मुशाहिदा जो है उनका वो बेहतर हो सके। ऑब्जर्वेशन कैन बी मे बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब जो ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटेटिव यानी खसूसियत की बेस पर भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव कहते हैं जो कि न्यूमेरिकल डाटा या नंबर्स के ज़रिए एक्सप्रेस की जा सके। जिसमें किसी चीज़ को नंबर्स या डाटा के ज़रिए हो तो वो क्वांटिटेटिव है, और जिसको किसी खसूसियत की बिना पर ऑब्जर्वेशन की जाए उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशंस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। क्वालिटेटिव क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये खसूसियत की बिना पर मुशाहिदा किया जाता है, तो हम इसको मैयर यानी उसको नाप नहीं सकते विद नंबर्स, नंबर्स के ज़रिए इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल द कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर। अब कलर जो है वो तो एक खसूसियत है, और टेक्सचर या रफ है, स्मूथ है, कलर कैसा है, ब्राइट है, डल है, ये एक फ्लावर की खसूसियात है ना, तो इनको हम नंबर्स के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ऐसी क्वांटिटी मिकदार यानी ऐसी इन मेजरमेंट्स या ऐसे मुशाहिदात जो कि न्यूमेरिकल डाटा के ज़रिए एक्सप्रेस किए जाएँ इन टर्म्स ऑफ अ क्वांटिटी, एक मिकदार में। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री। अब एक ट्री है उस पर कितने बर्ड्स बैठे हैं ये हम काउंट करके बता सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेटिव, और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, ज़्यादा सही मानी जाती हैं दैन द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी जो खसूसियत की बिना वाली हमारी ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं उनकी निस्बत, बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल। इनवेरिएबल क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद होता है, मतलब ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो कभी नहीं बदलती। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है कि जब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सी लेवल पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कभी नहीं बदलता। ये एक इनवेरिएबल क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल है।
दे कैन बी मैयरेबल, इनको मैयर किया जा सकता है, एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और इनको हम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यूँ जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़्यादा बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट्स देती हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है इसमें से आपसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस का जो पॉइंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले भी जो हमने डिफरेंट डेफिनेशंस और स्टेप्स वगैरह डिस्कस किए हैं, जिसमें साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन आ जाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके स्टेप्स ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। और ओवरऑल जो आज का लेक्चर है साइंटिफिक मेथड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। और ये मैंने डिफरेंट आपके साथ और भी क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं हम मफरूज़े को। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अब जो भी ऑब्जर्वेशन साइंसदानों ने की हैं, दे डेवलप अ स्टेटमेंट। अब उससे वो एक स्टेटमेंट बना लेते हैं डैट में प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम। यानी जो भी चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की हैं, जो भी उन्होंने रिसर्च की है, उसके बेसिस पे वो उस तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। सच टेंटेटिव आंसर, इस तरह के जो आर्जी जो जवाब होते हैं ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इस कॉल्ड हाइपोथेसिस। और वो जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने की हैं उसका एक आर्जी सा वो एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या नहीं। वो ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट में बाद में डिसाइड की जाती है कि ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। अब वो ये बात यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि एक किसी भी एक मसले को हल करने के लिए साइंसदान मुख्तलिफ तरह के हाइपोथेसिस यानी मुख्तलिफ किस्म के मफरूज़े बनाते हैं किसी भी एक सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अ हाइपोथेसिस हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब जो एक हाइपोथेसिस है, एक मफरूज़ा है, उसके अंदर डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ये वाला जो करेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। हाइपोथेसिस हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं कि ये करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स हम कहते हैं खसूसियात को, कि यानी एक अच्छे हाइपोथेसिस के अंदर कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। इट इज़ अ प्रपोज स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। प्रपोज स्टेटमेंट हम कहते हैं अंदाज़ा लगाना को, यानी हाइपोथेसिस एक ऐसा आइडिया होता है जो कि किसी भी साइंटिफिक मसले का जवाब दे सकता है। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, यानी जो पहले से मौजूदा मालूमात होती है ये हमेशा उसके साथ मैच करता है। ये नहीं कि आप प्रॉब्लम कुछ हो रहा है और आप उसके लिए सोल्यूशन को किसी और चीज़ का प्रोवाइड करें, तो इसको आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। जब अब आप हाइपोथेसिस को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं, यानी आप अपने साइंटिफिक मसले का हल निकालने के लिए डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं और फिर उससे एक अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या आपका हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। और ज़रूरी नहीं है कि जो हाइपोथेसिस है ये हमेशा ठीक ही हो सकता है कि हाइपोथेसिस जो है वो डिसअप्रूव हो जाए और उसकी जगह आप नया कोई और हाइपोथेसिस बनाएं और फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए अपनी रिसर्च को ट्रू साबित करने की कोशिश करें और एक मसले का हल निकालने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज डिडक्शन। डिडक्शन हम कहते हैं किसी भी चीज़ या किसी भी मसले का हल निकालना। वैसे तो डिडक्ट करने का मतलब होता है माइनस करना, तफरीक करना, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में हम इसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ का लॉजिकल वे में आंसर ढूंढने की कोशिश करना। साइंटिस्ट डिवेलप लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस है लॉजिकल कहते हैं, यानी ऐसा रिजल्ट निकालना जो कि वाकई ही प्रूव किया जा सके थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और थ्रू डिफरेंट स्टैट्स वगैरह अप्लाई करके लॉजिकली हमें उस प्रॉब्लम का सही से आंसर प्रोवाइड कर सके। साइंटिस्ट डिवेलप लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड डिडक्शंस। ये डिडक्शंस की डेफिनेशन है। सम टाइम ये भी पूछी जा सकती है या सम टाइम इसको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपने देख लेना है। यूजुअली डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न ऑफ इफ एंड देन स्टेटमेंट्स। अब जो डिडक्शंस है उसमें बेसिकली हम इफ एंड देन का जो स्टेटमेंट है ये एक लॉजिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट अज्यूम दैट साइंटिस्ट जो है वो ये अंदाज़ा लगाते हैं दैट इफ़ हाइपोथेसिस इज ट्रू। अगर तो इफ़ कहते हैं अगर को, अगर तो हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है यानी सही है, देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट्स। तो देन फिर
व्हाट माइट बी द रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं, समझा रहे हैं हमें। यहाँ पे वो समझा रहे हैं कि हाइपोथेसिस, जैसे कि आप देखते हैं कि लीफ डिस्कलरेशन, जो लीफ हैं उनका कलर डिस्कलरेशन यानी उनका जो कलर है वो वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाता है, मांद पड़ जाता है, उस वो ऐसा इसकी क्या वजह है। एंड स्टंट ग्रोथ, रुकी हुई ग्रोथ होती है, कमज़ोर हो जाते हैं प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनके पत्तों का कलर तब्दील हो जाता है। आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी इन आयरन इन द सॉइल। अच्छा, यानी यहाँ पे अब वो हमें बता रहे हैं कि जैसे आप किसी बाग में जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनका कलर, उनके पत्तों का कलर भी चेंज हो गया है। सर्दियों के मौसम में बेसिकली हम देखते हैं, और उनकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी हद तक स्टॉप हो चुकी है। तो इसकी क्या वजह है, वो उसकी एक वजह तलाश करते हैं कि वो ये है कि वो आयरन की डेफिशिएंसी है इन द सॉइल। अब जैसे कि हमारी बॉडी में भी आयरन है, हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स के केस में ये एक मिनरल है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन, इफ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द सिम्टम्स। अब वो यहाँ से एक अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी यानी आयरन की कमी की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं प्लांट के अंदर, देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इम्प्रूव द कलर्स। तो फिर वो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से आयरन को मिट्टी में मिलाते हैं, दैट विल इम्प्रूव द कलर्स ऑफ लीव्स, जो कि कलर्स लीव्स का जो कलर है उसको भी इम्प्रूव करता है और प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ। और यूं उनका जो प्रॉब्लम है उसको पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और उसके अंदर उन्होंने एक सोल्यूशन ढूंढा है कि हम आयरन को सॉइल में जब ऐड करते हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी इंप्रूव करती है और जो उनके लीव्स हैं उनका कलर भी बेटर हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट से हम कहते हैं तजुर्बात को। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ अ साइंटिफिक मेथड, यानी किसी भी साइंटिफिक मेथड का सबसे ज़्यादा बेसिक यानी सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा जो होता है वो है एक्सपेरिमेंट्स। ये वाली जो बात है ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, तो इस पॉइंट को आपने मद्देनजर रखना है। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। अब जितने भी हाइपोथेसिस हैं यानी जितने भी मफरूज़े मुशाहिदात हैं उनको प्रूव करने के लिए साइंसदान डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट तरह के तजुर्बात करते हैं। इन अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, अगर एक जो तजुर्बा है वो अगर कामयाब हो जाता है, वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड, तो एक जो हाइपोथेसिस यानी एक मफरूज़ा है जो कि उन्होंने मुशाहिदों से बनाया है वो प्रूव हो जाता है कि वो करेक्ट है, कि वो ठीक है। एंड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट, और उसी का जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको इनकरेक्ट साबित किया जाता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। यानी वो एक बात है, उसकी एक बात जो है वो सही साबित हो जाती है और जो दूसरी बात है उसको डिसअप्रूव किया जा सकता है, उसको इनकरेक्ट किया जा सकता है। अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बात जो है वो क्लियर नहीं होती। एक्सपेरिमेंट में हम डिफरेंट तरह की चीज़ें करके देखते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने आगे हमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में भी बताया, जो कि मैं आपके साथ अभी फर्दर डिस्कस करूंगी, तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। अब जो इनकरेक्ट हाइपोथेसिस हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है, यानी उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल उनको छोड़ दिया जाता है। एंड द प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड, और जो कि प्रूव्ड हो चुके हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। साइंटिस्ट मेक न्यू डिडक्शंस। अब साइंसदान जो है वो नई डिडक्शंस बनाते हैं फ्रॉम एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस, और जो एक्सेप्ट हो जाने वाले हाइपोथेसिस हैं उनके साथ नई डिडक्शंस बनाई जाती हैं। दैन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स, और फिर वो मजीद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड कन्फर्म द करेक्टनेस ऑफ अ हाइपोथेसिस, और यूँ वो एक हाइपोथेसिस की मुकम्मल जो करेक्टनेस है यानी वो मुकम्मल तौर पे हाइपोथेसिस जो है उसको मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसको सही माना जाता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। When scientists do experiments, they arrange two settings। अब जब साइंसदान किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वो अपने जो प्रॉब्लम है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और उनको वो डिफरेंट ग्रुप्स का नाम देते हैं। वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक जो हिस्सा होता है उनके एक्सपेरिमेंट का उसको वो कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, यानी ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एंड द अदर वन इज कॉल्ड द कंट्रोल ग्रुप, और दूसरे ग्रुप को वो कंट्रोल ग्रुप का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वांटेड टू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर वो हमें एग्जाम्पल से समझा रही हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंसदान हैं और आप ये चेक करना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस के अंदर कितना अहम किरदार है फॉर प्लांट ग्रोथ, यू विल अरेंज टू सिमिलर प्लांट्स। अब आप दो एक जैसे प्लांट्स लेंगे। यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू वन प्लांट। अब आप एक प्लांट को आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, जो कि है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी, वाइल यू विल प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड टू द अदर प्लांट, जबकि दूसरे प्लांट
को आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे वो होगा आपका कंट्रोल ग्रुप। यूँ आपने अपने जो प्लांट्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक पे आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोवाइड की, और दूसरे को आपने कंट्रोल ग्रुप का नाम दिया है और उसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की है। The necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis do not occur in the experimental group but occurs in the control group। अब वो बता रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस है कार्बन डाइऑक्साइड की, नेसेसिटी हम कहते हैं ज़रूरत, तो इससे हमें पता चलता है कि प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये साबित हो जाता है कि वाकई ही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी अहम है। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स हम कहते हैं नतीजे को, यानी जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं उनसे हमें क्या नतीजा मिलता है। साइंटिस्ट गैदर डेटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स। अब जो साइंसदान है वो अपने रिजल्ट से डिफरेंट तरह का डेटा कलेक्ट करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने परफॉर्म किए हैं उनसे उनको क्या नतीजा मिल रहा है। दे यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टेटिस्टिकल एक स्टैट्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें बेसिकली ग्राफ्स और डिफरेंट तरह के नंबर्स का और डेटा का इस्तेमाल किया जाता है करेक्टनेस ऑफ अ हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए। ये मोस्टली जब आप एमफिल लेवल और मास्टर्स लेवल पे जो रिसर्चेस करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे पीएचडीज में जो ज़्यादातर रिसर्च की जाती है उसमें स्टैट्स का बड़ा ही एक अहम किरदार अदा होता है, और इससे आपके जो आपका जो रिजल्ट है उसको सही प्रूव किया जाता है। टू समराइज द रिजल्ट्स, और आपका जो रिजल्ट आपने फाइंड किया है अपनी रिसर्च के थ्रू उसको उसको समराइज करने में ये आपकी मदद करती है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। डिफरेंट तरह के ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट तरह का डेटा नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, और डिफरेंट तरह के डिफरेंट कंट्रोल ग्रुप्स और जो सिंपल वाले ग्रुप्स हैं उनके अंदर क्या हमें चेंजेस देखने को मिले, ये तमाम चीज़ें स्टैट्स के थ्रू आप एनालाइज करते हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेज इन अ समरी एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप में से वो स्टूडेंट्स हो के फर्दर आगे एमफिल लेवल पर या पीएचडीज करेंगे तो ये बात तब उनको ये बड़ी फैसिनेटिंग लगेगी ये बात कि जितनी भी रिसर्च पेपर्स होते हैं उनके एंड पे आपको रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। रेफरेंसेस कहते हैं कि एक तरह का किसी दूसरे पेपर से आपने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की होती है उसको आप कोड कर देते हो अपने साइंटिफिक पेपर के लास्ट में कि आपने यहाँ से मदद ली है एज अ रेफरेंस इन अ समरी टू एक्नॉलेज द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और यूं यानी हम कह सकते हैं कि जो रेफरेंस होता है वो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि ये एक्नॉलेज करता है कि वाकई जो हमने रिसर्च की है ये ऑथेंटिक है, डिफरेंट तरह के रिसर्च पेपर से हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। एक सोर्स एक तरह का हम प्रोवाइड कर देते हैं अपने पेपर के लास्ट में। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो काम किया है उसको वो पब्लिश करते हैं, जैसे एक बुक पब्लिश की जाती है जिससे स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ के नॉलेज गेन करते हैं। इसी तरह जो साइंसदान है दूसरे साइंसदानों की मदद करने के लिए अपने पेपर्स को पब्लिश करते हैं ताकि पूरी दुनिया से जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उनको पढ़ सकें और उनसे इंफॉर्मेशन ले सकें। दे पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल्स में और डिफरेंट बुक्स में ये अपने पेपर्स को शाया करते हैं। साइंटिफिक जर्नल एक किताबचा आप कह सकते हैं, ऑनलाइन सोर्स होते हैं, डिफरेंट तरह के जर्नल्स होते हैं जो कि इन जहाँ पर साइंसदान अपने पेपर्स को पब्लिश करते हैं। और हमारे पास जर्नल्स में बहुत सारी आ जाती हैं। बायोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस जर्नल्स हैं वो सेल है, इसके अलावा लैंसेट वगैरह हैं। ये आगे फर्दर बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इनकी मज़ीद जो डिटेल्स है या रिसर्च की अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मज़ीद इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट, और यूँ जो साइंसदान हैं वो अपनी फाइंडिंग्स को, अपने रिजल्ट्स को दूसरे साइंसदानों के साथ शेयर करते हैं रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश करके डिफरेंट बुक्स के थ्रू। फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट। अब वो एक साइंटिफिक रिपोर्ट भी बना देते हैं जिसमें वो सारा मेंशन कर देते हैं कि उन्होंने किस चीज़ पे रिसर्च की थी, क्या कंट्रोल ग्रुप था, क्या चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की थी, क्या उनकी प्रॉब्लम थी, तमाम चीज़ें उनके साइंटिफिक रिपोर्ट में मेंशन होती हैं। एंड गिव प्रेजेंटेशन हम कहते हैं कि किसी चीज़ को प्रेजेंट करना बड़े लेवल पर। प्रेजेंटेशन जैसे आप बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर प्रेजेंटेशंस वगैरह दी जाएंगी जिसमें आप पूरी क्लास के सामने या ज़्यादा से 2 या 3 क्लासेस के सामने आपने एक इंफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट करना होता है। इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स, और इन प्रेजेंटेशंस को ज़्यादातर नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स या सेमिनार्स वगैरह, सेमिनार्स होते हैं एक ऐसा आप कह सकते हैं तकरीब होती है जिसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट या टीचर्स वगैरह आते हैं और वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
और वहाँ पे प्रेजेंटेशंस वगैरह दी जाती हैं और जो भी रिसर्च वगैरह होती है या किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाला गया होता है तो वो एक सेमिनार में प्रेजेंटेशन के थ्रू अब उनकी ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है। ओवरऑल ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन और इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपने इस वाले जो टॉपिक को अच्छे से कर लेना है और ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। और ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप है ये भी सम टाइम आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।